आपका कोई बॉडी पार्ट कट गया है तो उसे पुनः जोड़ना या किसी अन्य बॉडी पार्ट को आपके शरीर में जोड़ना, ये जो जोड़ने की और चीरने फाड़ने की प्रक्रिया है, इसका जनक भारत है और ये अनडिबेटेबल है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। आयुर्वेद के दो ग्रंथ सबसे पॉपुलर हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये पहले ग्रंथ नहीं है, इससे पहले भी आयुर्वेद के ग्रंथ होते थे। आयुर्वेद दो तरीके से डील करता है, एक रोग होने के बाद उसका उपचार कैसे करना है और एक रोग होने ही नहीं देना है, उसके लिए क्या औषधियां लेनी, उसके लिए किन जड़ी बूटियों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। नॉलेज का ओरिजिन कैसे हुआ, अगर थियरी ऑफ एवोल्यूशन से भी हुआ तो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज क्या है, शुरू में व्यक्ति ने ज्ञान कैसे अर्जित किया, जिसमें वैदिक लोग कहते हैं कि वेदों के प्रादुर्भाव के बाद ही मनुष्य को ज्ञान मिला, बेसिक नॉलेज मिला, और वहीं से सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बेसिक आई और उन्हीं को पढ़ करके ऋषियों ने अपनी प्रज्ञा से डेवलप किया। भारत में बहुत सारी चीजें हैं जो यूरोपियन या वेस्टर्न कल्चर अपने नाम पे पेटेंट कराने में लगा हुआ है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, 1995 में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी जो है यूएस में, उसने एक पेटेंट कराया कि सर हमने कुछ नया खोजा है। और उन्होंने खोजा ये था कि जो हल्दी टर्मरिक होती है उसको अगर आप घाव या जख्म पे लगाते हो तो उसके मेडिसिन प्रॉपर्टीज हैं, और ये उन्होंने पेटेंट करा लिया। बाद में जब भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया तो वो पेटेंट कैंसिल किया गया कि यार ये तो आयुर्वेदा में था, ये आपका पेटेंट नहीं हो सकता। और जैसे जैसे मैं इसके बारे में और पढ़ता गया ना, तो मुझे इस तरीके के कम से कम भी नहीं तो 8-10 एग्जांपल्स मिल गए। जैसे कि एक और अभी रिसेंटली हुआ, एक चीज है गोल्डन मिल्क, इसको लेके यूएस ने फिर से पेटेंट कराने की कोशिश की। अभी गोल्डन मिल्क क्या होता है, ये है हल्दी का दूध, टर्मरिक शेक। अब हल्दी का दूध हर कोई पी रहा है, भारत में पता नहीं कब से पी रहे हैं, तो वो पेटेंट तो उनको नहीं मिला। लेकिन आज भी नेस्ले हो गई, स्टारबक्स हो गई, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है। अब वो ट्रेडमार्क जब उन्होंने लिया हुआ है एज ए सुपर फूड की यार ये हम चीज बनाते हैं, आप इसको इस नजरिए से देखिए। आज आप और मैं बैठ के यहाँ डिबेट करते हैं कि ये सनातन से निकला है या सनातन का मॉडर्न साइंस में क्या रोल है। आज से 2000 साल पहले के हम फैक्ट्स खोजने की, खंगालने की कोशिश करते हैं। आज से 2-3 हजार साल बाद अगर ऐसे ही कोई चर्चा करे, वो क्या देखेगा, ये गोल्डन मिल्क जो है ये किसने बनाया, अरे इसका ट्रेडमार्क तो यूएस की कंपनी के पास है, तो ये क्या सवाल खड़ा होगा कि ये किसने बनाया होगा। तो मेरा आज के इस पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि आज से 2000, 3000, 5000 साल बाद अगर कुछ चीजें हों तो उसमें क्लैरिटी से सामने आए कि ये भारत का रोल है और ये वेस्ट का रोल है, और इनको साथ में लेके चलना है ताकि सबकी लाइफ अपलिफ्ट हो अल्टीमेटली, राइट। आपने ये टर्मरिक शेक वाली जो बात की, तो टेक्निकली और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में जितना मुझे समझ आया, मे बी इसके ऊपर मैं गलत हो सकता हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे लोग करेक्ट कर सकते हैं, कि पेटेंट लीगली उसी चीज़ का हम कर सकते हैं जो एक इनोवेशन हो, इनोवेशन का पेटेंट होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, जिस नेचुरल प्रॉपर्टी के तहत वो किसी चीज को क्योर कर रहा है, तो उसका पेटेंट मोहित गौड़ अपने नाम से नहीं करवा सकता है। वो टमाटर कर रहा है। हाँ, वो टमाटर कर रहा है, वो मोहित नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने टमाटर का यूज करके कुछ ऐसा इनोवेट किया जो पहले से टमाटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसका पेटेंट होना चाहिए। हालांकि कोई लाकर कह सकता है कि नहीं, इसके देखो इतने सारे एग्जांपल्स है, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि टमाटर के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको बता दिया, आप उसका भी पेटेंट करवा सकते हो। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के चलते होता है। तो कंपनीज जबरदस्ती ऐसे पेटेंट करवाती है। बाकी जो बहुत सारे ऐसे, मुझे कानून की भाषा में अभी वो चीज़ याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लॉयर से मेरा इस बारे में डिस्कशन हुआ है। बहुत सारे लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं, जो लॉ के, जो इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है। तो उन लोगों का ये कहना था कि ऐसे एक्ट थे पहले प्रॉपर, जिसके तहत हम लोग ऐसी चीज़ों को पेटेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हल्दी की अगर कोई, और स्पेशली अगर वो चीज़ पहले से ट्राइबल मेडिसिन में या आयुर्वेद जैसी किसी ट्रेडिशनल या क्लासिकल सिस्टम में पहले से इंट्रोड्यूस्ड है और वो उपयोग की जा रही है गांव-गांव में, तब तो आप उसका बिल्कुल पेटेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कमर्शलाइजेशन और मॉनेटरी पर्पज से ये सब पेटेंट किए जाते हैं। तो ये पेटेंट वैसे ओरिजिनल है ही नहीं। जैसे आपने अगर कोई रोबोटिक्स में काम किया, 3D प्रिंटिंग में कुछ काम किया, आपने कुछ न्यू इनोवेट किया, उसका पेटेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये टर्मरिक शेक वाला और हल्दी दूध में मिला दिया, इसका पेटेंट पता नहीं क्यों होता है। तो ये मेरी समझ के तो बाहर है। यदि कोई समझा सकता है तो आई एम ओपन। बिल्कुल। इसमें जैसे एक चीज और बताता हूँ, एक उदाहरण मैंने ऐसे देखा था। करेले का यूज डायबिटिक को कंट्रोल करने में या कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अभी आयुर्वेदा में
बहुत सालों से पहले से मेंशन भी है, हालांकि वो करेले की प्रॉपर्टी है, हाँ, लेकिन वो करेले की प्रॉपर्टी को भी आयुर्वेद में डिस्क्राइब कर दिया गया है, संहिताओं में या फिर टीकाओं में इस कर पे भी दिया गया कोशिश की गई थी। हाँ, इसका भी पेटेंट कराने की कोशिश की गई थी और शायद हो भी गया था। बाद ओके। में भारत ने फिर से इसमें बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, और फिर उस पेटेंट को फिर से खारिज किया गया। तो इस समय इंडिया में एक गवर्निंग बॉडी भी बन चुकी है जो इन चीज़ों पे नज़र रखती है कि यार जो भारत में था और उसको अब आप बाहर किसी देश में जाके पेटेंट करा लोगे और अच्छा। आज से 50 साल बाद आप हाँ। उसे चैलेंज करते रहो, फिर वो वॉर चलती रहेगी। हाँ, लेकिन हाँ। पूरी दुनिया की नज़र में तो वो जिसका पेटेंट है उसका हो गया ना, उसका कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग फुट आ जाता है। हुँ। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने 3 सवाल आपसे पूछे थे, तो मेरा ये है कि वेद मेडिकल साइंस के बारे में क्या बात करते हैं? उसका कॉन्क्रीट आप मेरे को कुछ बताइए कि मेडिकल साइंस जो है, उसमें आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसको वेद से क्या मिला है? आप सबने कहीं न कहीं ये सुना होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर महर्षि चरक की मूर्ति बनाई हुई है, उनका स्कल्पचर रखा हुआ है, बिल्कुल। स्टैच्यू बनाया हुआ है। महर्षि सुश्रुत का स्कल्पचर बनाया हुआ है। सुश्रुत और चरक कौन थे, ये एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कुछ ने 10th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो हमारे यहाँ की एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, और आयुर्वेद जिसका संबंध, जिसका एट्रीब्यूशन सीधा वेदों से है, उसका रिलेशन केवल ये चटनी चूरन से नहीं है, वो सर्जरी तक भी जाती है। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंटल प्रोसेस भी होते थे, इन पर भी हम बात करेंगे। उनके 2 प्रोमिनेंट हमें ऑथर्स मिलते हैं, 2 सबसे ऐसे बड़े रचयिता या ऋषि कह लीजिए, जिनका नाम हमें पॉपुलर मीडिया में या फिर प्रेजेंस में, सोशल मीडिया में आता है, बुक्स में भी आता है, जिनका नाम है चरक और सुश्रुत। आयुर्वेद के 2 ग्रंथ सबसे पॉपुलर हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये पहले ग्रंथ नहीं है, इससे पहले भी आयुर्वेद के ग्रंथ होते थे, और आयुर्वेद के ट्रेसेस तो वेदों में ही मिलते हैं। वेद में ही बीज रूप से ये विद्या मौजूद है, और कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि बीज रूप में क्या होता है। तो ये भी एक पूरा अपने आप में एक कंसेप्ट है कि ओरिजिन ऑफ नॉलेज, ये एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं कि नॉलेज का ओरिजिन कैसे हुआ। कुछ लोग इसको थियरी ऑफ एवोल्यूशन की मदद से समझाते हैं, कुछ लोग इसे क्रिएशनिस्टिक अप्रोच से समझाते हैं, क्रिश्चियन लोग अलग तरीके से समझाते हैं। लेकिन स्टिल ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो डिबेट के अंदर है, डिबेटेबल है कि नॉलेज का ओरिजिन कैसे हुआ। अगर थियरी ऑफ एवोल्यूशन से भी हुआ तो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज क्या है, जिसका एक अपना पूरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओरिजिन ऑफ थॉट्स क्या है, शुरू में व्यक्ति ने ज्ञान कैसे अर्जित किया, जिसमें वैदिक लोग कहते हैं कि वेदों के प्रादुर्भाव के बाद ही मनुष्य को ज्ञान मिला, बेसिक नॉलेज मिला, और वहीं से सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बेसिक आई, और उन्हीं को पढ़ करके ऋषियों ने अपनी प्रज्ञा से डेवलप किया। तो उसके संकेत हमें वेदों में मिलते हैं, और आयुर्वेद का स्पष्ट वर्णन मिलता है, इसीलिए वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो उसके ट्रेसेस तो वेद से है, इस पर हम बाद में और चर्चा कर लेंगे। अभी हम आते हैं आयुर्वेद पर। तो आयुर्वेद के 2 ग्रंथ हमें मिलते हैं, एक चरक संहिता, एक सुश्रुत संहिता। चरक संहिता जिसमें अलग अलग शरीर स्थान और अलग अलग चैप्टर्स हैं, जिसमें एनाटॉमी के बारे में भी बात हो रही है, उसमें हर्ब्स के बारे में भी बात हो रही है, अलग अलग रोगों के बारे में बात हो रही है, हड्डी से संबंधित रोगों के बारे में भी बात हो रही है, क्रॉनिक डिजीज के बारे में भी बात हो रही है, और जो डेली सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, अलग अलग प्रकार की रोगों के बारे में बात हो रही है, अलग अलग उपचारों के बारे में बात हो रही है। जैसे मैं आपको रोग के एक बार पूछना चाहूंगा कि देखो, किसी भी चीज के बारे में बात करना अलग होता है और उसकी साइंस अलग होती है कि आप उसको क्योर कर पा रहे हो। जैसे कि कोई बीमारी है, मान लो बुखार है मेरे को, तो कोई भी बात कर सकता है यार इसको बुखार है, इसकी तबीयत में ये लक्षण है, इसको ये प्रॉब्लम है। वो साइंस नहीं होती, उसका सॉल्यूशन देना साइंस होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि पहली बात तो उस रोग की, उस डिजीज की व्याख्या करना भी साइंस का ही पार्ट है। हाँ, उसको अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो वो केवल फार्मेसी तो पढ़ता नहीं है कि केवल टेबलेट्स के बारे में पढ़ लेगा, उस डिजीज के बारे में भी पढ़ता है, शरीर के बारे में भी पढ़ता है। तो शरीर विज्ञान तो पूरा आयुर्वेद का ही भाग है। दूसरी बात, आयुर्वेद तो डील ही सॉल्यूशन से कर रहा है। आयुर्वेद 2 तरीके से डील करता है, एक रोग होने के बाद उसका उपचार कैसे करना है, और एक रोग होने ही नहीं देना है, उसके लिए क्या औषधियां लेनी, उसके लिए किन जड़ी बूटियों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। दोनों चीजों पर आयुर्वेद फोकस करता है। और ऐसा है नहीं कि ये कोई हवाई बात है, आयुर्वेद के ऊपर तो BAMS भी होता है, भारत में उसकी डिग्री भी है, उसका सर्टिफाइड डॉक्टर भी होता है, और ट्रेडिशनली भी उसके वैद्य रहे हैं। यानी कि आयुर्वेद एक सूडो साइंस तो नहीं है, एक ब्रांच है, साइंस की ही ब्रांच है। आपने जैसे MBBS का नाम सुना, BAMS का नाम सुना होगा, बिल्कुल, जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ही बात करते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी करके उसका कुछ फुल फॉर्म है।
मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं है, BAMS का एक बार चेक कर लीजिएगा, बट ये पर्टिकुलर आयुर्वेद की डिग्री है और जितने भी डॉक्टर्स आयुर्वेदिक नॉलेज को गेन करते हैं वो BAMS की पढ़ाई करते हैं और फिर डॉक्टर की उपाधि उनको लगती है और सरकारी अस्पताल में उनकी ड्यूटी भी लगती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद सूडो साइंस है, इसका मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने तो शुरू की नहीं है, BAMS की डिग्री पहले से चलती आ रही है, तो क्या BAMS की डिग्री फर्जी है? और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में भी आयुर्वेद पढ़ाया जाता है। तो आयुर्वेद एक पूरा सिस्टम है, जैसे एलोपैथी है वैसे ही आयुर्वेद है। हाँ, एलोपैथी और आयुर्वेद विरोधी नहीं है, कुछ जगह पर कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद अपने आप में सारे सिस्टम को ओबे करता है। इमरजेंसी में जैसे आपको एलोपैथी यूज करना है, उस प्रकार की विरोधी चिकित्सा आयुर्वेदिक टीकाओं में भी वर्णित है। इस पर भी कभी विस्तृत रूप से बात करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक आयुर्वेदिक स्कॉलर जिनको आप बुलाइएगा जो इस विषय पर आपसे विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो हमने बात की चरक संहिता की। चरक संहिता में रोगों के बारे में भी है, रोग के उपचार के बारे में भी है। फिर हमारे पास आती है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें न केवल हमें सामान्य रोगों की बात होती है बल्कि सर्जरी के बारे में भी चर्चा होती है। जैसे मैं अभी आपके स्टूडियो में देख रहा हूँ, बहुत सारी सर्जरी से रिलेटेड बुक्स रखी हुई है। तो आप जानकर हैरान होंगे कि अभी तक या अब से आप थोड़े वर्ष पहले चले जाइए, 50 या 60 वर्ष पहले चले जाइए, तो जितनी सर्जरी से रिलेटेड मेडिकल साइंस पूरी डेवलप्ड थी वो लगभग सुश्रुत संहिता के ही स्टेचर पर थी। हम अब जाकर उसे क्रॉस या फिर उसे इक्वल फॉर्म में प्राप्त कर पाए हैं। सुश्रुत संहिता इतनी एडवांस थी और इसके बारे में वेस्ट में बहुत सारी बात हुई है। मैं आपको प्रमाण भेजूंगा, उसको आप एडिटिंग में डेफिनेटली लगाइएगा। सुश्रुत संहिता किस पर बात करती है? मेजॉरिटी ऑफ शल्य चिकित्सा पर। शल्य चिकित्सा क्या है? सर्जरी। यानी आपका कोई बॉडी पार्ट कट गया है तो उसे पुनः जोड़ना या किसी अन्य बॉडी पार्ट को आपके शरीर में जोड़ना। ये जो जोड़ने की और चीरने फाड़ने की प्रक्रिया है, इसका जनक भारत है और ये अनडिबेटेबल है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। ये हिस्ट्री ऑफ साइंस में पढ़ाया जाता है, एकेडमिक्स में स्टेब्लिश्ड है कि शल्य चिकित्सा की शुरुआत कहां से हुई, तो भारतीयों ने की। अच्छा, इसके अलावा क्या वो बाद में डेवलप होकर के हमने इसको बहुत एडवांस कर लिया मॉडर्न मेडिकल साइंस में? इसमें भी गैप है। इसमें भी बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि अभी तक हमने जितनी शल्य चिकित्सा डेवलप की थी आज से कुछ दशक पहले या एक शताब्दी पहले, वो सेम सुश्रुत संहिता के लेवल पर ही थी। अब जाकर हम उसे क्रॉस करने लगे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उसने बहुत ही मीडियोकर लेवल की या बहुत ही बेसिक शल्य चिकित्सा दी, इतनी एडवांस शल्य चिकित्सा दी। इसकी तो आपने कहानी सुनी होगी कि एक अंग्रेज आया पुणे के किसी वैद्य के पास में, उसकी नाक कट गई थी और उसने कहा नाक को जोड़ने की तो कोई विधा हमारे पास में है नहीं, और वहां के एक शल्य चिकित्सक ने कहा कि मैं आपकी नाक जोड़ सकता हूं, और उसने नाक जोड़ी। उसने जाकर के ब्रिटेन में कहा कि मुझे भारत में एक ऐसा वैद्य मिला जिसने मेरी नाक जोड़ दी। कहानी है ये पूरी, इसके पीछे कुछ सत्यता भी है, कुछ एग्जरेशन भी होगा, लेकिन ऐसी हमें बहुत सारी घटनाएं मिलती है। हाँ, बस एक खेद की बात मैं ये बता दूं कि आज हमको ट्रेडिशनली जितने वैद्य मिलते हैं उसमें शल्य चिकित्सक नहीं मिलते हैं। हमने कहानियां सुनी है, हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि पहले शल्य चिकित्सक होते थे, पर हमको ट्रेडिशनली कोई ऐसा शल्य चिकित्सक नहीं मिलता है। और आज भी हमको ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो केवल आयुर्वेद के आधार पर शल्य चिकित्सा कर रहे हो। हालांकि कोई भी डॉक्टर अगर शल्य चिकित्सा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के आधार पर ही कर रहा है, क्योंकि जो मॉडर्न सर्जरी है उसका भी रूट तो आयुर्वेद से ही है। आयुर्वेद ऐसा तो है नहीं कि जादू से चीर फाड़ कर दे रहा है, वो भी उसमें सीजर्स का, चाकू का उपयोग कर रहा है। सीजर का वर्णन मिलता है आयुर्वेद में। इसका मतलब अगर थोड़ा सा बेस अगर मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से सुश्रुत संहिता या शल्य चिकित्सा जो है ये लगभग कुछ 2500 साल पहले डेवलप की गई थी। एकेडमिक्स में ऐसी मान्यता है, बाकी हम और भी प्राचीन मानते हैं। ठीक है। और मैं इसके बारे में कहीं पढ़ रहा था, इसमें लगभग 125 से ज्यादा तो इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइंड थे और उसका एक पूरा प्रोसीजर था। इवन जो मैंने एक बुक कई बार रेफर की है, मेरा पॉडकास्ट हाइपर क्विज पे अगर आपने सुना होगा लास्ट, तो वहां पर मैंने बात की थी पीसी रे की, प्रफुल्ल चंद्र रे की, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे, जो कि केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने तो आर्कियोलॉजिकल ऐसे प्रमाण दिखाए हैं जिसमें हमको सुश्रुत संहिता में वर्णित जो चीरफाड़ वाले यंत्र होते हैं, पूरा मैकेनिस्टिक उसका जो प्रोसेस होता है, उसके जितने उपकरण हैं वो हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय के अराउंड हमको खुदाई में मिलते हैं। जॉन मार्शल के एग्जीबिशन में हमको वो प्राप्त होते हैं और उसका वर्णन सुश्रुत संहिता में कहाँ है, उसका एट्रीब्यूशन भी करके पीसी रे ने अपनी बुक में लिख रखा है। बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगी। और उस बुक के टाइटल में लिखा है, जो ऑथर का नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, वो मैं जो कि डेफिनेटली वो एक मॉडर्न साइंटिस्ट थे, लेकिन आचार्य इसलिए लगाया गया क्योंकि मास्टर्स को हम आचार्य के इक्विवेलेंट मानते हैं और वो बहुत ही हिंदू फिलॉसफी से इंक्लाइंड व्यक्ति थे, तो उन्हें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे भी कहा जाता है। और सुश्रुत संहिता में
एक शिरावेद या शिरोवेद करके एक शब्द आता है, जिसका वर्णन कई लोगों ने ये समझ लिया कि हमें मांसाहार करना है, और उसकी बहुत गलत इंटरप्रिटेशंस भी आ गई। लेकिन एक्चुअल में वहां पर बात चल रही है शिरोवस्ती या शिरावेद, ऐसा कुछ शब्द आता है। मैं आपको उसका भी एग्जैक्ट श्लोक भेज दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसका अर्थ है वहां पर जो जिसको हम सिरिंज बोलते हैं, इंजेक्शन। तो वहां इंजेक्शन टाइप की किसी चीज की बात हो रही है। शिरो या शिरा जैसा कुछ शब्द है जिसका अर्थ वहां पर इंजेक्शन था। यानी पहले इंजेक्शन वाली चीज भी थी, और ऐसा नहीं इंजेक्शन के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस चाहिए, एक सिंपल मैकेनिज्म है जिसको आप बना सकते हैं। बिल्कुल उस वक्त की जो भी रॉ मटेरियल होगा, यानी खून को कैसे इंजेक्ट करना है या उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसकी भी विधि सुश्रुत के पास या शल्य चिकित्सकों के पास में थी। और इसका एक और मुझे रेफरेंस याद आ रहा है सुश्रुत संहिता का, जिसमें एक पद आता है संस्कृत में, मुझे उसका पूरा श्लोक याद नहीं, लेकिन कुछ कुछ याद आ रहा है, नव शतायु स्नानी ऐसा करके कुछ, कि 900 लिगामेंट्स। हमारे शरीर में कितने लिगामेंट्स होते हैं? लिगामेंट्स मतलब जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो मॉडर्न एनाटॉमी जो बताती है कि हमारे शरीर में कितने लिगामेंट्स हैं, उतने ही लिगामेंट सुश्रुत भी बता रहे हैं। यानी कि शल्य चिकित्सा तो पूरी साइंस है ना, ये तो प्रॉपर मटेरियलिस्टिक साइंस है। ये तो कोई अध्यात्म की भी बात नहीं है कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं। उन्होंने गिनती की होगी या फिर कहीं ना कहीं वेदों में इसके ट्रेसेस होंगे, या फिर वो साइंटिस्ट होंगे, कुछ तो आपको मानना पड़ेगा।